चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो मोल का कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही क्या चीज होती है। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि मोल क्या चीज होती है, व्हाट इज मोल। तो देखते हैं मोल क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे मोल क्या है, व्हाट इज मोल। मोल इज नथिंग, कुछ नहीं है मोल। ठीक है जी। मोल इज जस्ट अ यूनिट ऑफ नंबर। मोल क्या है बच्चों, मोल जो है वो यहाँ पर हमारे पास है जस्ट यूनिट ऑफ नंबर। नंबर की यूनिट को हम मोल बोलते हैं। मतलब कैसे, नंबर की भी कोई यूनिट होती है, नंबर तो अपने आप में यूनिट होता है बेसिकली देखा जाए तो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठे, आपने बोला 1 2 3 4 5 बच्चे बैठे। ठीक है जी। तो 5 बच्चे बैठे, 5 इज अ नंबर, ये अपने आप में यूनिट है जो बता रहा है कि इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स है। ठीक है जी। तो नंबर इज बेसिकली अपने आप में हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट होती है। और हम कह रहे हैं कि नंबर तो यूनिट होती है और मैं कह रहा हूँ नंबर की यूनिट यहाँ पर मोल है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपका वजन कितना है, कितना वजन होगा आपका, 50 लीटर, किलोमीटर, केजी मतलब किलोग्राम। तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि इनका जो मास है वो 50 केजी है। ठीक है जी। एक बच्चा है जिसका मास कितना है, 50 केजी। तो बेसिकली केजी क्या है बच्चों, यहाँ पर यूनिट है किसकी, किसकी यूनिट है वो, मास की यूनिट है भाई। केजी मास की यूनिट है। आप लोग इसको वेट मत लिखना कभी, क्योंकि वेट और मास में डिफरेंस होता है। हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं, मान लो हम मार्केट से दूध लेने गए, भैया 2 किलो दूध देना। एक्चुअल में दूध कभी किलो में आता ही नहीं है, वो लीटर में आता है। ठीक है जी। वो हमेशा किस में आता है बेटा, लीटर में आता है। दूध हमेशा हमारे पास यहाँ पर लीटर में होता है। ओके चलिए ठीक है। तो मास और वेट दोनों अलग अलग चीज होती है, तो हम लिख देते हैं उस पर नेट वेट हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में मास होता है 1 केजी। ठीक है जी। जो वेट होता है उसकी यूनिट केजी होती नहीं, वेट की यूनिट तो बेसिकली न्यूटन होती है। वेट इज नॉट अ मास, वेट इज अ फोर्स। वेट एक तरीके की फोर्स होती है जिसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, जो निकालते हैं वो मास होता है। तो मास की यूनिट क्या है, केजी, जो 50 आ गई। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसी तरीके से मोल क्या है, मोल भी यूनिट है लेकिन किसकी, नंबर की। केजी यूनिट है मास की और मोल क्या यूनिट है किसकी, नंबर की। तो नंबर की यूनिट कहाँ हो सकती है, होती है, नंबर की भी यूनिट होती है। आपको क्या लगता है नंबर की यूनिट होती है, नंबर तो अपने आप में एक यूनिट है। मैं आपसे कहता हूँ कि भैया मुझे 4 पेन दे दो, तो 4 अपने आप में यूनिट है। मैं कह रहा हूँ क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, 4 अपने आप में यूनिट है। मैं कह रहा हूँ क्लास में 15 बच्चे बैठे हैं, 15 अपने आप में एक यूनिट है, एक नंबर है लेकिन ये यूनिट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नंबर की भी यूनिट होती है। अच्छा जी, हाँ देखो कैसे। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप मार्केट से लेकर के आते हैं 12 केले, तो इसका मतलब कितने केले लाए आप, 1 डजन। इसका मतलब आप कितने केले लेके आए यहाँ पर बच्चों, 1 डजन केले लेके आए आप। तो इसका मतलब कितने केले लाए, 1 डजन। ठीक है जी। तो यानी कि 1 डजन बराबर होता है किसके बाय डिफॉल्ट, 12 के। 1 डजन 12 के बराबर होता है। मैं आपसे कहता हूं कि 12 ऑरेंज ले आए आप, तो इसका मतलब कितने ऑरेंज लाए आप, 1 डजन। ठीक है जी। तो इसका मतलब नंबर की भी यूनिट होती है, यस, नंबर की भी यूनिट होती है। अगर 12 की यूनिट यहाँ पर 1 डजन है, डजन है ना यहाँ पर, 12 की यूनिट यहाँ पर डजन है, तो इसका मतलब 1 डजन इज इक्वल टू 12। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 डजन केले लाओ, यानी कितने केले लाओगे जी, 12 केले। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 डजन पेन लेके आओ मार्केट से, कितने पेन लाओगे, 12 पेन। मैं आपसे कहता हूँ कि आप 1 डजन चेयर खरीद के लाओ मार्केट से, कितनी चेयर लाओगे, 12 चेयर। तो यानी कि 12 अपने आप में नंबर है, चाहे आप कुछ भी ले लो, उसकी यूनिट यहाँ पर हमारे पास डजन है। तो धैर्य यहाँ पर डजन इज अ यूनिट ऑफ अ नंबर। कितने नंबर की यूनिट है डजन, 12 नंबर की। ठीक इसी तरीके से 1 मोल इज आल्सो अ यूनिट ऑफ अ नंबर।
मैंने आपसे बोला कि 1 डजन केले लाओ तो 12 केले लाओगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 मोल केले लाओ तो कितने केले लाओगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले। ठीक है जी। तो बेसिकली 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बराबर होता है किसके बच्चों? 1 मोल के बराबर होता है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 1 मोल ऑरेंज लेकर के आओ तो कितने ऑरेंज लाओगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑरेंज लेकर के आएंगे आप। ठीक। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप 1 डजन ऑफ सोडियम एटम लेकर के आओ तो सोडियम के कितने एटम लाओगे? 12, क्योंकि 1 डजन में 12 ही आएंगे। तो 12 सोडियम एटम लाएंगे आप, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि आप 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लेकर के आए तो कितने एटम लाएंगे आप सोडियम के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम लेकर के आए। अब ये हमारी मर्जी है कि हम इसको, यहां पर अगर हमें केले लाने हैं तो हम उसको डजन में लाए या मोल में लाए, हमारे को एटम लाने हैं तो हम उसको डजन में लाए या मोल में लाए। ठीक है, लेकिन हमारी मर्जी ऐसे नहीं चलती। ये डिपेंड करता है बच्चों सिस्टम के ऊपर। नॉर्मली जो माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है, जो बहुत ही छोटी चीजें होती है, उनके लिए हम लोग मोल यूज करते हैं। अब एटम जो होता है बहुत छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा होता है कि आपको विजिबल भी नहीं होगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा। सोचो, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोडियम के आप 12 एटम लाओ, आप ला ही नहीं सकते क्योंकि आपको दिखाई नहीं देंगे। 12 छोड़ो, आप इतने भी नहीं ला सकते, भले आपको नंबर पता हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इतने छोटे पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूनिट यूज करते हैं मोल। और जो बड़ी चीज है उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर चीज यूज करी है क्या? डजन। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि इस क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, है ना। तो बच्चों को मेजर करने का ये सिस्टम है कि हमने बोला 5 बच्चे बैठे हैं। मैंने तो ये नहीं बोला ना कि इसमें जो 350 किलो बच्चे बैठे हैं। भाई हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इसमें 350 किलो बच्चे बैठे हैं या 340 किलो बच्चे बैठे हैं। हमने इनका मास निकाला, देखा सबका इतना ही मास आ रहा है, सबका टोटल करके 300। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको किसमें मेजर करना है। आप इसे नंबर में निकालेंगे, आप मोल में निकालेंगे, आप डजन में निकालेंगे, आप किलोग्राम में निकालेंगे। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन सिस्टम। तो माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए हम लोग मोल यूज करते हैं और बड़ी चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर डजन यूज करते हैं। तो डजन मतलब कि 12 यूनिट्स हो गया और मोल मतलब कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स होता है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैंने बोला 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लाओ तो यानी कितने एटम लाओगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम लाओ तो भी आप इतने ही लेकर के आएंगे। इसमें मास का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है 1 दर्जन जो केले हैं उनका मास काफी ज्यादा हो और 1 दर्जन संतरों का मास कम हो, लेकिन वो तो हम यहाँ पर चूज ही नहीं कर रहे ना सिस्टम यहाँ पर मेजर करने का। हम लोगों तो यहाँ पर क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर जो है उनको नंबर को गिन रहे हैं। तो 12 केले 12 संतरे, बात खत्म हो गई, 1 डजन हो गए। कितने एटम सोडियम के? तो यानी कि कितने एटम लिया आपने? अगर आप इतने एटम सोडियम के ले लेते यानी कितना लिया आपने? 1 मोल लिया है। अगर आपने इतने एटम कैल्शियम के ले लिए तो आपने इसका मतलब कितने एटम लिया है? कितना लिया है? 1 मोल आपने कैल्शियम लिया है। तो दिस इज द मोल। तो बेसिकली व्हाट इज मोल? मोल इज द यूनिट ऑफ एन। अब हमसे बोलता है अगर कोई कि 1 डजन केले लाओ तो बहुत आसान है 12 केले लेकर के आना। लेकिन 1 डजन ऑफ तुम्हें सोडियम एटम बोल दे, ये तो मुझे पता है 12 आते हैं, लेकिन आप ला नहीं सकते। आप क्या, मैं भी नहीं ला सकता क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, आप इतने छोटे को काउंट ही नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक कट्टा चीनी का रखा है भरा हुआ, ठीक है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई इसमें से 1 मुट्ठी चीनी लिया खड़ा होकर के, कितनी देर लगेगी तो यहाँ से उठ के चीनी लेके आने में? है बच्चे को 10 सेकंड लगेगी। चलो अब मैं कहता हूँ कि इसमें से 12 दाने उठा के लिया, कितनी देर लगेगी? 1 मिनट। इसे 1 मिनट लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो 10 से भी कम ही सेकंड लगेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम 10 सेकंड मान लेते हैं। इसको वो दाने लाने में 12 जो उसके क्रिस्टल्स है वो लाने में 1 मिनट लगेगी, हम मान लेते हैं, वैसे कम ही लगेगी लेकिन हम मान लेते हैं। हाँ ये कंफर्म है कि 1 मुट्ठी लाने से तो ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि हमें नंबर पता है। अब सोचो कि ये तो हमारे को दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। अगर आपसे कोई बोले ना कि
1 डजन सोडियम एटम लाओ, आप नहीं ला सकते। और कोई कह दे कि 1 मोल कैल्शियम एटम लाओ, तो भी आप नहीं ला सकते। हमें नंबर पता है, वैल्यू पता, लेकिन तब भी इनको नहीं ला सकते। तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं? हमें लाके लेके तो आने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग इसको इसके एटॉमिक मास से रिलेट कर देंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसके एटॉमिक मास से रिलेट कर देंगे। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लाने हैं, तो यानी कि आप कितने लाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, जो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हम आसान काम करते हैं। हमने क्या किया, किसी भी एटम के 1 मोल को उसके एटॉमिक मास से रिलेट कर दिया। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो अगर आपसे कोई कहता है 23U, कि अगर आपसे कोई कहता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लाओ, तो यानी कि कितने लाओगे आप, 23U एटम ले आओ। वो बाय डिफॉल्ट बराबर होगा किसके, 1 मोल के। अगर मैं सोडियम के 23U ले आता हूं, तो इसका मतलब वो किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम लाओ, तो हमें यानी कि कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23, तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन हम ला नहीं सकते, ये कंफर्म है भाई साहब। तो कितने एटम लाएंगे हम, कितने, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मोल किसके बराबर होगा, इसके एटॉमिक मास के बराबर, यानी किसके बराबर है, 40U के बराबर। ठीक है जी, कैल्शियम का एटॉमिक मास जो होता है 40 होता है, आप जो बोल रहे हो वो क्लोरीन का होता है। ठीक है बेटा, चलो। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, यानी कि आपको इतने तो ला नहीं सकते, आप कितना लाओगे जी, 40U ले आओगे। ओहो, ये बात है। मैं कहता हूं कि आपसे आप 1 मोल ऑफ कार्बन एटम ले आओ, तो यानी कितने लाओगे, 12U लाओगे। अब अगर आपसे कोई कहता है कि भैया एक काम करो, तुम ऑक्सीजन के, आपसे कोई कहता है कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम लेकर के आओ, तो कितने, कितना 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 लेके आओगे आप इतने तो काउंट कर ही नहीं सकते। तो क्या करोगे आप लेकर के आओगे जी यहाँ पर 16U ऑक्सीजन ले आओगे, और आप बोलोगे कि इसके अंदर इतने एटम है। का ना यकीन हो तो गिन के देख ले, कौन गिनने बैठा है भाई, है ना। मतलब कि सोडियम के 1 मोल में भी इतने ही एटम होंगे, कैल्शियम के 1 मोल में भी इतने ही एटम होंगे, कार्बन के 1 मोल में भी इतने एटम होंगे, और ऑक्सीजन के 1 मोल में भी इतने एटम होंगे। लेकिन आप हर बार क्या लेकर के आ रहे हैं, अगर आपको सोडियम के 1 मोल चाहिए तो 23U आप सोडियम एटम लाएंगे, तो वो बराबर होगा इसके बराबर। अगर आपको कैल्शियम के 1 मोल के बराबर एटम चाहिए यहाँ पर, तो 40U कैल्शियम एटम लेके आएंगे, बाय डिफॉल्ट बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर। ठीक है सर जी, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, अगर मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन के 16U लेकर के आओ, तो 16U भी लाना कौन सा मजाक है, ये कौन सा आसान काम है। हमारे पास ऐसा कौन सा तराजू है जिससे हम 16U तोल के लेकर के आ जाएंगे, ये बड़ी समस्या वाली कहानी है। ये क्या है 16U, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। देखो यू क्या होता है, यू होता है बेटा AMU, एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको हम AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, यू से डिनोट करते हैं, AMU ही होता है। मैं लिख देता हूँ अगर इसको 16 AMU, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बराबर है 16U। तो थोड़ा सा लंबी फॉर्म है, आजकल प्यार से एमयू को यू बोल देते हैं, है ना। जैसे वो आपने मूवी देखी होगी, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, उसमें करीना कपूर का नाम पूजा होता है, उसे प्यार से लोग पू बोलते हैं, है ना, प्यार से पू बोलते हैं ना उसे, हाय पू, हेलो पू। तो इसको एमयू को यू बोलते हैं, है ना। जैसे करमन्या को पू बोलते हैं, मोहित को मुंह बोल देंगे। तेरा क्या नाम बेटा, दीपेंद्र को डू बोल देंगे। तुम्हारा क्या नाम है, शिवम, शिवाय को सू बोल देंगे, हर्षित को हु बोल देंगे, ध्रुव, धैर्य,
धू बोल देंगे। अच्छा किसका नाम जी से नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्या बोलते। ओके तो एएमयू मतलब कि यू हो गया। ओके ओके ओके। तो भैया 16 भी तो लाना आसान काम नहीं है। ये अपने आप में क्या है 16 16 एटम का एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 है, ठीक है। एटॉमिक मास समझते हैं आप लोग। 1 AMU किसके बराबर होता है? अगर मैं आपसे बोलूं 1 AMU तो बराबर होता है 1/12 तो कार्बन 12 के बराबर होता है। ये बात याद है आपको, मैंने बताई थी, याद है? तुम लेट आए थे ना। तो चलो जी 1 AMU मैंने आपको बताया था 1/12 तो कार्बन 12 है। सोचो हमें तो यहाँ पे 16 लाने हैं, ये भी सिस्टम आसान नहीं। तो अब क्या करें? दुनिया का सबसे आसान काम है ये वाला, बहुत आसान काम बता रहा हूँ। पता है कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, मान लीजिए ऑक्सीजन का 16 है, तो हम लोग यहाँ पर उसका एटॉमिक मास ग्राम में एज्यूम कर लेंगे। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, तो यानी हम उसे बोलेंगे कि 16 ग्राम, ऑक्सीजन के एटम का मास जो 16 ग्राम हो गया। जस्ट इमेजिन। मतलब ये, अगर आपसे कोई कहता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लेके आओ, तो आपको 23 U लेकर के आने पड़ेंगे, जो पॉसिबल है नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आप 23 ग्राम अगर सोडियम एटम लेकर के आते हैं तो बाय डिफॉल्ट बराबर है 1 मोल ऑफ सोडियम के। यानी कि अगर आप 23 ग्राम सोडियम लाते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेकर के आएंगे तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, क्योंकि 12 ग्राम इसका किसके बराबर है? 12U के, और वही इसका एटॉमिक मास है। तो हमने एटॉमिक मास को ग्राम से रिलेट कर दिया, जो बहुत ही आसान काम है दोस्तों। और वो एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होता है? हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है, समझे? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लेके आओ, तो यानी कि आप 23 ग्राम सोडियम लेकर के आएंगे, उसके अंदर इतने ही होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम लेके आओ, तो इसका मतलब कि कितना लाएंगे जी? 40 ग्राम कैल्शियम लाएंगे, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इतने एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, कम से कम भैया 1 से लेकर के 20 तक के जो एलिमेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा और उसी के हिसाब से आपकी वैलेंसी निकलेगी, ठीक। मान लीजिए है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक। अब हमारे पास जो सबसे पहले एलिमेंट्स है यहाँ पर देखो जी, इन सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, पक्का, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, नियोन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन पोटेशियम, कैल्शियम। और कैल्शियम। चलिए वेरी गुड, ठीक है। ये बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक। देखो जी, अब हाय हेलो लिखे बिना बोलो,
ठीक है जी। हाय हेलो लिखे बिना बोलो, कॉक्स नॉक्स ऑक्स फॉक्स। ठीक, हाय हेलो लिखे बिना बोलो, कॉक्स नॉक्स ऑक्स फॉक्स। नीना, नीना मांगे आलू, सिली पीपल शालू और कालू। ठीक है जी। एंड कुलदीप सर चैंपियन। ठीक, तुम्हें सीरीज में सारे एलिमेंट्स तो याद नहीं, लेकिन ये तो याद रहेगा। हाय हेलो लिखे बिना बोलो, कोक नॉक ऑफ फॉक्स, नीना मांगे आलू, सिली पीपल शालू कालू एंड कुलदीप सर चैंपियन। याद रख लेंगे आप लोग, सारे के सारे सीरीज में है, सबका आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया जी इसको। ठीक, सबका एटॉमिक नंबर पता चल गया। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो, जितना भी एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। ये बात तो पता होगी, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक, जस्ट इमेजिन, मान लीजिए हम सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। आता है निकालना? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, दोबारा बता रहा हूँ एक बार लास्ट टाइम, क्योंकि उसके बिना न्यूमेरिकल में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर रहेगी अगर ट्विस्टेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी 11 ही है भाई, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही है। अब ये मेरे पास सोडियम है, और सोडियम के बाहर हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ शेल्स होती है। इसके एटम के बाहर क्या है बच्चों? कुछ शेल्स है। इनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एनर्जी शेल। इन्हीं को हम एनर्जी शेल बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग यहाँ पर ऑर्बिट बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और एक बात याद रखना कि हम समझते ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं ना बेटा, एनर्जी शेल वहीं से शुरू होती है। ये पहली एनर्जी शेल के से शुरू, दूसरी एल से, और फिर एम से। याद रखना, ए से शुरू नहीं हो रही है, ना बी से, ना सी से, ना डी से, ये के से शुरू होगी बेटे, तो के से कुलदीप सर। ठीक है ना? तो हर शेल की के है, एल है, एम है, एन है, ओ पी, ऐसे कहानी चलती है। ठीक, हर शेल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इन एनर्जी शेल्स के अंदर बिखेर देंगे, सजा के रखेंगे, पूरा डेकोरेट करके, यानी कि इनका अरेंजमेंट करेंगे। अब जो फर्स्ट शेल है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप लोग, दूसरी में 8, तीसरी में 18, और देन सो ऑन, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। ओके, 2 8 18 32। सर आपको कैसे पता चला इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे? भाई मास्टर हूं मैं, टीचर हूं तुम्हारा। सर फिर भी हाँ, यहाँ पे 2 8 है तो 16 क्यों नहीं हो रहे, से पूछते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है बच्चों। देयर इज अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड द 2n स्क्वायर। n क्या चीज होती है? n है यहाँ पर नंबर ऑफ शेल, n है यहाँ पर नंबर ऑफ शेल। तो देखो, फर्स्ट शेल 2 इंटू एन, यानी n यहाँ पर क्या है? k, यानी पहली शेल है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? सर 1। अरे शाबाश, सही जगह मैथ पढ़ रहे हो तुम तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सेकंड शेल, एल की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? एल दूसरी शेल है ना, तो एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अरे वाह, 4 2 8। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 इंटू तीसरी शेल, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ये 9 हो रहा है, 9 2 जा 18। तो इस तरीके से इन शेल्स के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका ये फार्मूला है। अब देखो, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे, तो ये 1 और ये 2,
ठीक, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सर तीसरी 18। शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे नहीं भाई, 18 नहीं आएगा। सर देखो सोडियम तीसरी सेल की कैपेसिटी 18 की है। सुनो पहले, तीसरी सेल की कैपेसिटी 18 की है, लेकिन अगर के पास जब है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, तो पहली में 2, दूसरी में 8, 10, तो एक ही तो बचा। तो तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया इसका? सर 1। 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया। ये चीज क्लियर है? शाबाश। यस सर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब दो चीजें और पता होनी चाहिए। एक तो होता है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? किसी भी एलिमेंट के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसकी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो सोडियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज होती है? देखो, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है और हर एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए उसको एक रूल को फॉलो करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर आपको स्टेबल होना है तो आपकी लास्ट शेल के अंदर तुम्हारे पास कितने वो छोड़ो, लेकिन लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट पूरा माना जाएगा, वो स्टेबल माना जाएगा। अब यहाँ पर इसकी लास्ट शेल में 1 है। 8 पूरा करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। या तो ये किसी से 7 ले ले इलेक्ट्रॉन तो 8 हो जाएंगे लास्ट शेल में, या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। सर 7 लेने पर तो 8 हो जाएंगे, लेकिन 1 देने पर 8 कैसे होंगे? देखो, अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा जी? तीसरी शेल खत्म, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन था। तीसरी शेल खत्म और सेकंड शेल ही लास्ट शेल बची, और लास्ट शेल में यानी सेकंड शेल में बाय डिफॉल्ट 8 है, तो ये मेरा स्टेबल माना जाएगा। तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लेकर के हो चाहे वो देकर के हो, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। सर 1। क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब इसने अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आप देखेंगे सोडियम के अंदर, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 की जगह 10, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। तो प्रोटॉन ज्यादा नहीं हुए जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हुए। अब इस कंडीशन में कंपैरिजन में देखें तो इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो बड़ा होता है उसी का हमारे पास क्या होता है? साइन आता है। प्रोटॉन ज्यादा है तो इसी वजह से सोडियम जो होता है, जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सर प्लस का। पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन हमारे पास 11 है और इलेक्ट्रॉन अभी 10 है, तो बड़ा कौन है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज आएगा, इट बिकम Na पॉजिटिव एंड नाउ इट बिकम आयन। ये इस तरीके से आयन कहलाता है। जिन एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है तो वो आयंस कहलाते हैं। चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड दी आयंस। और आयंस दो तरीके के होते हैं, एक जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो, और एक जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो वाले तो कहलाते हैं कैटायन, पॉजिटिव वाले, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाते हैं एनायन। तो कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जब हम आएंगे तो उसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट निकालने के लिए मोल या कुछ भी पूछा जाएगा ना, वो उसमें आयंस दे देंगे या मॉलिक्यूल दे देंगे एटम के बजाय, तब हम फंस जाएंगे भैया। तो ये चीज हमारे को पता होनी चाहिए। आयंस को निकालने के लिए अलग मुद्दा है, मोल को मॉलिक्यूल दे देंगे। अगर मान लीजिए आपसे कह देंगे जी क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो होता ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट। अगर वो आपसे बोलेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो मतलब ये, लेकिन अगर वो आपसे ऑक्सीजन गैस बोल रहे हैं तो वो O2 है। दोनों में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब न्यूमेरिकल समझाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। अब जैसे क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। आप बताइए क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, लेकिन वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी होगी 1, क्योंकि लास्ट शेल में 7 है, तो 8 पूरा करने के लिए 1 लेगा। तो लास्ट शेल में 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लेकर के हो चाहे वो दे करके हो, वो क्या कहलाती है, वो हमारी वैलेंसी कहलाती है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लेकर के हो चाहे वो दे करके हो, वो तो होती है वैलेंसी। लेकिन लास्ट शेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, वो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो लास्ट शेल में 7 देखो, सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है, लेकिन क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है लेकिन वैलेंसी तो 1 है, क्योंकि ये 1 लेगा ना कि 7 देगा इस बार, क्योंकि 1 लेना आसान है।